की इस वीडियो में आप लोगों का होने वाला है विज्ञान का एक मॉडल पेपर जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स ये आप लोगों का सत्र 2025-26 के अंतर्गत है। तो करना क्या है फ्रेंड्स, आप लोग जैसे पेपर मिलता है तो सबसे पहले आप लोग अपना यहाँ पर नाम लिख देंगे और उसके बाद आप लोग पेपर को पढ़ लेंगे, देखेंगे कि आप लोगों का पूर्णांक है यहाँ पर 70 अंक का। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट, जो 15 मिनट है लास्ट के, ये फ्रेंड्स आप लोगों के पेपर को पढ़ने के लिए है। तो चलिए यहाँ पर सम्मान निर्देश दिया हुआ है, सबसे पहले आप सम्मान निर्देश पढ़ लेंगे। तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। खंड आ में प्रश्न बहुविकल्पी है जिसमें 4 उत्तर विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर OMR शीट उत्तर पत्रक में भरना है आप लोगों को। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों में जैसे का, खा तथा गा में विभाजित। इसके बाद देख लेना है प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड नए प्रश्न से आप लोगों को प्रारंभ करना है। इसके बाद आप लोगों को चौथा नंबर है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्नों को निर्धारित अंकों के सम्मुख दिए गए हैं। तो इस प्रकार आप लोगों को निर्देश पढ़ लेना है ताकि ये समझ में आ जाए कि निर्देश में कहा क्या गया है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों का पहला क्वेश्चन है जो किस प्रकार से आया हुआ है। यहाँ पर दिया है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। ये सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, चलिए देख लेते हैं। ये 4 विकल्प है कि वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के बीच बनता है, या वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनता है, या ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, या कहीं भी बन सकता है, वस्तु के स्थिति पर निर्भर करता है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, अपनी OMR शीट पर आप लोगों को गोले पर फिल करना है और सही तरीके से आप लोग गोला करेंगे और वहां किसी भी कलरफुल पेन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए जो पहले का सही विकल्प होगा वो फ्रेंड्स C नंबर हो जाएगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा, ध्रुव तथा फोकस के बीच। तो यहाँ पर C आप लोगों का विकल्प एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष यानी मतलब दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। पहला आप लोगों का अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस और तीसरा है द्विफोक्सी लेंस और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है अपनी OMR शीट पर गोले पर फिल कर देना है। तो यहाँ पर जो दूसरे का सही विकल्प होगा फ्रेंड्स वो आप लोगों का B नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस होगा। क्या है, B नंबर आप लोगों का करेक्ट आंसर है। चलिए इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन होता है। तो हाइड्रा में कौन सा प्रजनन होता है, मुकुलन द्वारा या विखंडन द्वारा या खंडन द्वारा, या B नंबर में दिया है कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर होगा ना वो फ्रेंड्स आप लोगों का A नंबर हो जाएगा। हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो मुकुलन द्वारा होता है। आप लोग चित्र देखे होंगे, ऐसे ऐसे बना होता है, बीच में निकला होता है। तो इस प्रकार से क्या है, ये आप लोगों का सही विकल्प हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ है कि जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। तो जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, पीला होता है, नीला होता है, बैंगनी होता है। 4 विकल्प है, इनमें से कौन सा सही होगा। तो चौथे का जो फ्रेंड्स आप लोगों का राइट आंसर होगा ना वो B नंबर हो जाएगा। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो क्या होता है, रंग उसका पीला होता है। तो B आप लोगों का विकल्प सही है। चलिए इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। एम्पियर सेकंड आप लोगों का किसका मात्रक है। A में है विद्युत ऊर्जा का, B में है विद्युत वाहक बल का, C में दिया है आवेश का और D में दिया है विद्युत धारा का। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 5वें का जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो आप लोगों का हो जाएगा आवेश का हो जाएगा। किसका होगा, आवेश का होगा। यहाँ एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश का मात्रक है। चलिए अब इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो कौन सी इकाई होती है, ओम, एम्पियर, वोल्ट, वाट। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 6वें का जो राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स आप लोगों का C विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच की विभवांतर की जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। तो 6वें का जो फ्रेंड्स आप लोगों का विकल्प है वो C नंबर है। चलिए अब इसके बाद आप लोगों का आता 7वां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर स्क्वायर, या न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या न्यूटन एम्पियर मीटर होता है, या न्यूटन स्क्वायर बटे एम्पियर मीटर होता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो 7वें का जो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ना वो आप लोगों का B विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, B नंबर एकदम राइट आंसर है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर होता है। चलिए इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है। किस अंग से होती है, मुख से या यकृत से या छोटी आंत से या पित्त से। तो फ्रेंड्स ये विकल्प आप लोगों को बिल्कुल याद होगा क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन है। तो 8वें का जो सही विकल्प होगा वो आप लोगों का फ्रेंड्स A नंबर हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य में जो पाचन की शुरुआत होती है वो मुख से होती है। चलिए इसके बाद आप लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल से अभिक्रिया कराने पर बनता है। तो क्या बनता है, पहले में दिया है इप्सम, दूसरे में दिया है जिप्सम और C नंबर में दिया चूना पत्थर है, D नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब जल से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा। तो यहाँ आप लोगों का फ्रेंड्स B विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिप्सम बनेगा। तो B बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए इसके बाद आप लोगों का 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो इसके विकल्प आप लोगों के नेक्स्ट पेज में है जो कुछ इस प्रकार से आए हुए हैं कि पहला है तांबा और
और दूसरा है सोना और तीसरा है पोटेशियम और डी में है आप लोगों का एल्यूमिनियम। तो कौन सा विकल्प सही होगा ये पूछ रहा है। तो चलिए यहाँ पर 10वीं का जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स सी नंबर हो जाएगा, होगा पोटेशियम। ऐसा धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसके बाद आप लोगों का 11वां नंबर क्वेश्चन है कि शून्य पीएच वाला विलयन होता है तो कौन सा होता है, क्षारीय होता है या फ्रेंड्स अम्लीय होता है या उदासीन होता है, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो 11वीं का जो आप लोगों का राइट आंसर होगा ना फ्रेंड्स वो हो जाएगा ए नंबर, क्योंकि शून्य पीएच वाला विलयन होता है तो क्या होता है, अम्लीय होता है। चलिए इसके बाद है आप लोगों का फ्रेंड्स 12वां नंबर की एंटीमनी है। एंटीमनी क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्रित धातु है। तो एंटीमनी जो होगा ना यहाँ पर आप लोगों का फ्रेंड्स ए नंबर हो जाएगा, धातु होगा। क्या है, धातु है। एंटीमनी एक धातु है। इसके बाद 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, O2 गैस या H2 गैस या C2H2 गैस या C2H6 गैस। इनमें से कौन सी गैस प्राप्त होगी जब एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराएंगे। तो फ्रेंड्स 13वें का जो राइट आंसर होगा ना वो आप लोगों का बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि एथेनॉल को जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो H2 गैस प्राप्त होती है। चलिए अब इसके बाद आप लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ है फ्रेंड्स कि मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है तो कितनी होती है, 23 होती है, बी में दिया 2 होती है, सी में है 21 या 20। तो मानव में जो लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है वो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आप लोगों का हो जाएगा 23, क्योंकि एक विकल्प आप लोगों का यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स 23 दूना 46 जोड़े होते हैं, यानी मतलब दोनों को मिला के 46 जोड़े होते हैं। तो यहाँ पर ए आप लोगों का सही विकल्प है। चलिए अब इसके बाद 15वां नंबर क्वेश्चन है कि पित्त रस का स्राव होता है तो पित्त रस का जो स्राव है वो कहाँ होता है, पित्ताशय द्वारा, यकृत द्वारा या अग्नाशय द्वारा या अमाशय द्वारा। तो 15वें का जो सही विकल्प है फ्रेंड्स वो आप लोगों का बी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो पित्त रस का स्राव होता है यकृत द्वारा होता है, यानी मतलब आप कह सकते हैं कि यकृत में होता है। चलिए अब इसके बाद 16वां नंबर क्वेश्चन है कि पंक्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो पंक्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वो पुदीना में या आलू में या बायोफिल्म में या इनमें से कोई नहीं। तो जो 16वें का सही विकल्प होगा ना फ्रेंड्स वो आप लोगों का सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वो बायोफिल्म में होती हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है, ऐसा होगा पपीता का फूल, गुलाब का फूल, सरसों का फूल या आम का फूल। एक लिंगी फूल का जो उदाहरण है वो फ्रेंड्स आप लोगों का 17वें का सही विकल्प हो जाएगा, ए नंबर पपीता का फूल एक लिंगी फूल का उदाहरण है। अब इसके बाद आता है 18वां नंबर क्वेश्चन है जो कुछ इस प्रकार से आया हुआ है, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्तदाब होता है तो कितना होता है, 140 से 180 या 120/80 या 135/100 या 125/115। तो इनमें से कौन सा सही होगा कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ 18वें का जो सही विकल्प होगा ना वो 120 से 80 हो जाएगा, यानी मतलब आप लोगों का बी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद 19वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं और आम। बी में दिया है घास, बकरी और मानव, और सी में दिया है बकरी, गाय और हाथी, और डी में दिया घास, मछली और बकरी। तो इनमें से आपको ग्रेस करना है फ्रेंड्स, जो क्रम से दिया हो वही विकल्प आप लोगों का सही हो जाएगा। तो 19वें का जो राइट आंसर होगा वो फ्रेंड्स हो जाएगा घास, बकरी और मानव। तो यहाँ विकल्प आप लोगों का बी एकदम राइट आंसर है। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 20वां नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन्स नहीं है। तो कौन सा एक पादप हार्मोन्स नहीं है, ऑक्सिन या फ्रेंड्स जिब्रेनिन या एट्रोजन या फ्रेंड्स डी में दिया है आप लोगों का साइटोकाइनिन। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। तो जो लास्ट आप लोगों का 20वां नंबर का सही विकल्प होगा वो आप लोगों का फ्रेंड्स डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन्स नहीं है। तो क्या है, डी एकदम सही विकल्प है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोगों का वर्णात्मक प्रश्न शुरू होता है। खंड बा वर्णात्मक प्रश्न उपभाग खंड ए का फर्स्ट वाला। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया हुआ कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, या फ्रेंड्स अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण अरे खींचे। ये दोनों दिया है फ्रेंड्स, इनमें से दोनों को करना है आप लोगों को। पहले का सही आंसर है कुछ इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, हेडिंग डाल देना है निकट दृष्टि दोष। क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे एक्सेल की सहायता से। इसके बाद लिखेंगे इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। ये आप लोगों को क्या है, निकट दृष्टि दोष है। और क्वेश्चन क्या आया हुआ था फ्रेंड्स, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आप लोगों का पहला हो गया। इसके बाद दूसरा है दूर दृष्टि दोष। इसमें व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं जबकि पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। और इसके बाद आप लोगों का एक और आया हुआ है तीसरा नंबर है कि जरा दृष्टि दोष, यानी मतलब जरा दूरदर्शिता, या इसे यह भी कह सकते हैं जरा दृष्टि दोष। इसके बाद इसमें लिख देंगे यह आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ होता है, जिसमें आंख का लेंस अपनी लचीलता खो देता है, जिसमें पास की वस्तुएं को देखना मुश्किल हो जाता है। पहले क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ये 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछ भी रहा था कि दूरदृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दिया हुआ 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दूसरा अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनने का किरण अरे खींचिए, तो इसको आप लोगों को बना लीजिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बता देता हूँ, 2 में से 2 नंबर ला सकते हैं। नियम है यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, आप लोग इसको अंडरलाइन कर देंगे जो कि देखने में अच्छा लगे। अपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर दोनों माध्यमों की सीमा सतह पर खींचा गया अभिलंब, ये सभी एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये क्या है,
अपवर्तन का पहला नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हो गया। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा नियम है जो कुछ इस प्रकार से दिया, इसको भी करेंगे आप लोग अंडरलाइन ताकि देखने में अच्छा लगे। इसके बाद लिखेंगे किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक किसी विशेष रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा यानी मतलब साइन आई और अपवर्तन कोण की जा साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को उन दो माध्यमों का अपवर्तनांक भी कहा जाता है। ये आप लोगों का अपवर्तन का दूसरा नियम है और ये पहला नियम है। इसी प्रकार आप लोगों को हेडिंग डालना है और कॉपी पर लिख देना है। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ था कि प्रेरित धारा से क्या तात्पर्य है, इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए आवश्यक नियम क्या होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्रेंड्स यहाँ पर बता देता हूँ तीसरे का जो सही उत्तर होगा वो होगा, आप लोग यहाँ पर उत्तर डाल दीजिएगा, हेडिंग डाल दीजिएगा। प्रेरित धारा एक परिपथ में तब उत्पन्न होती है जब उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव होता है। इसकी दिशा का पता लगाने के लिए लेंज का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का उपयोग किया जाता है, यानी मतलब इन नियमों का उपयोग किया जाता है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है, यानी मतलब जिससे यह उत्पन्न होती है उसी का विरोध करती है, जबकि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम एक व्यवहारिक विधि प्रदान करता है। इस प्रकार क्या करेंगे आप लोग तीसरे का उत्तर डालकर लिख देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आया हुआ था, 1 ओम प्रतिरोध तार में 1 सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तार के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो चौथे का आप लोग उत्तर इस प्रकार से लिख देना है आप लोगों को कि फ्रेंड्स किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई और तापमान पर सीधा निर्भर करता है। क्या करता है, उसके तापमान और लंबाई पर सीधा निर्भर करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर व्युत्क्रमानुपाती होता है और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इस प्रकार चौथे का उत्तर आप लोगों को लिख देना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को कुछ इस प्रकार से है, यहाँ से भाग सेकंड शुरू होता है जिसमें पांचवा नंबर क्वेश्चन आया हुआ है कि अकार्बनिक यौगिकों में से संयोजन अभिक्रिया तथा विस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए यहाँ पर मैं 2 उदाहरण सहित समझाऊंगा। एथेनॉल के रासायनिक गुण होते हैं, यानी मतलब कितने होते हैं, 2 होते हैं। दहन और एस्टीकरण। दहन में एथेनॉल ऑक्सीजन के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। एस्टीकरण में यह एस्टिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर और जल बनाता है, यानी मतलब ये 2 रासायनिक गुण होते हैं। ये कौन कौन से हैं फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिख दिया हूँ कि रासायनिक समीकरण, तो इसको करना क्या आप लोग अंडरलाइन कर देंगे, ये हेडिंग टाइप है फ्रेंड्स। तो रासायनिक इसके 2 गुण कौन कौन से होते हैं, पहला है दहन, यानी मतलब दहन अभिक्रिया। इस प्रकार से सूत्र लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही लिख देंगे, उदाहरण सहित लिखना है। और दूसरा है एस्टीकरण, यानी मतलब एस्टर बनाने की अभिक्रिया, इसका भी उदाहरण इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे फ्रेंड्स। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का 6वां नंबर है, जो कुछ इस प्रकार से आया हो कि अम्ल तथा क्षार की परिभाषा लिखिए तथा रासायनिक समीकरण द्वारा उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाइए। इसका भी मैं आप लोगों को उत्तर बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से कि पीएच, आप लोग क्या करेंगे यहाँ पर उत्तर डालना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, उत्तर डाल देना है। उसके बाद लिखेंगे पीएच पैमाना किसी घोल की अम्लता या क्षारता मापने का एक तरीका है। क्या है, मापने का एक तरीका है जो 0 से 14 तक के पैमाने पर आधारित होता है। इसमें 7 को असीन माना जाता है, 7 से कम पीएच अम्लीय होता है और 7 से अधिक पीएच क्षारीय होता है। यह पैमाना विलयन में हाइड्रोजन आयनों H+ की सांद्रता को मापता है और इसका लवगुणकीय होने के कारण एक पीएच इकाई में 10 गुना का अंतर होता है। ये क्या करना है, इतना आप लोगों को लिख देना फ्रेंड्स। 6वें नंबर में आप लोगों को लिख देना, जिससे फ्रेंड्स आप लोगों के 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए अब इसके बाद 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजनीकरण को उदाहरण द्वारा समझाइए तथा एक उपयोग लिखिए। और इसके बाद इसके अंदर 2 क्वेश्चन आए हुए हैं फ्रेंड्स की अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए, दूसरा है साबुनीकरण निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। इस प्रकार से ये 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए 7वें का कुछ इस प्रकार से उत्तर मैंने लिख दिया है कि हाइड्रोजनीकरण, उत्तर यहाँ पर आप लोग डाल लीजिएगा कि हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन मिलाकर संतृप्त यौगिक बनाया जाता है। आमतौर पर निकल जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका एक प्रमुख औद्योगिक उपयोग वनस्पति तेल को वनस्पति घी बदलना होता है, जहाँ तरल तेल उत्प्रेरक के रूप में उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। इसके जो उपयोग है फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ पर क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे उपयोग। और पेट्रोलियम उद्योग में भारी कच्चे तेल को हल्के ईंधन डीजल गैसोलीन में तोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार इसका आप लोग उपयोग लिख देंगे। इसी के बाद है फ्रेंड्स आप लोगों का दूसरा नंबर है, 7वें में दिया है, पहला हो गया, साथ में दूसरा दिया है अवक्षेपण अभिक्रिया को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो चलिए मैं आप लोगों को उदाहरण द्वारा अवक्षेपण अभिक्रिया बता देता हूँ। यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे और अंडरलाइन कर देंगे। इसके बाद लेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें विलयन में 2 घुलनशील आयनिक यौगिक को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस उत्पाद बनता है, जिससे अवक्षेपण कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। इस अघुलनशील ठोस के बनने से घोल गंदा या बादल जैसा हो जाता है। क्या होता है, गंदा या बादल जैसा दिखने लगता है। उसके बाद लिखेंगे उदाहरण के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को सोडियम क्लोराइड के विलयन के साथ मिलाने पर सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेपण बनता है। तो ये आप लोगों का दूसरे का उत्तर हो गया। इसके बाद तीसरा साबुन के निर्मलीकरण क्रिया को समझाइए। तो चलिए मैं आप लोगों को इसको भी बता देता हूँ क्या करना, इसको अंडरलाइन कर देना है।
आप लोग कलरफुल पेन का इस्तेमाल कॉपी पर नहीं करेंगे। तो साबुन में निर्मलीकरण अभिक्रिया मतलब क्रिया है जो मिशेल सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें साबुन के अणु दो सिर होते हैं, एक जल रागी पानी की ओर आकर्षित होता है और दूसरा जल विरागी यानी तेल और गंदगी की ओर आकर्षित होता है। जब साबुन को पानी में घोला जाता है तो यह अणु मिशेल नामक गुच्छे बना लेता है। इस गुच्छे के जल विरागी सिर तेल या गंदगी को घेर लेते हैं, यानी मतलब जो उसमें गंदगी होती है उसको घेर लेते हैं, जबकि जल रागी सिर पानी की ओर होते हैं। इस तरह साबुन गंदगी को पानी से घोलने में मदद करता है, जिसे बाद में खंगला कहा जाता है, जिसे बाद में क्या कहते हैं, खंगला कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का 7वें का तीनों क्वेश्चन कंप्लीट मैंने बता दिए। तो फ्रेंड्स ये 7वें के तीनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिए, जो फ्रेंड्स 2-2 नंबर के हैं यहाँ पर, यानी मतलब टोटल 6 अंक का है। चलिए अब इसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है आप लोगों का फ्रेंड्स खंड 3rd, यानी मतलब यहाँ पर मैं डालना भूल गया हूँ। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण उपयुक्त उदाहरण सहित अंतर बताइए। चलिए मैं आप लोगों को इनमें अंतर भी बता देता हूँ, जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। 8वां का जो सही उत्तर है कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और क्या करना है आप लोग फ्रेंड्स यहाँ पर अंतर डाल लीजिएगा, इन दोनों में अंतर। स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि विषमपोषी पोषण में जीव भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ये फ्रेंड्स काफी इजी है और सरल भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे स्वपोषी जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, जबकि विषमपोषी जीव जटिल कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं। पेड़ के लिए हरे पौधे स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जानवर विषमपोषी होते हैं क्योंकि वे अन्य जीवों को खाते हैं, यानी मतलब वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ फ्रेंड्स, ये आप लोगों का 8वें का उत्तर हो गया। चलिए अब देख लेते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। तो फ्रेंड्स आप लोगों को 9वें का जो क्वेश्चन में लिख देता हूं, चित्र आप लोग बना लीजिएगा, यहाँ पर डाल देना उत्तर। और 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि मानव में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया में 3 मुख्य चरण होते हैं। पहला है ग्लोमेरुलर निस्संदन और पुनः अवशोषण, और इस प्रक्रिया में रक्त पृथक गुर्दे में नेफ्रॉन नामक इकाई द्वारा छाना जाता है। रक्त से जल, ग्लूकोज, यूरिया और लवण जैसे पदार्थ निस्संदित होकर बोमन कैप्सूल में आ जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बोमन नाम की एक कैप्सूल होती है वहां पर आ जाते हैं। फिर नालिकाओं से गुजरने पर और आवश्यक पदार्थ पुनः रक्त में अवशोषित हो जाते हैं। अंततः बचे हुए अवशिष्ट पदार्थ और अतिरिक्त आयन स्वेवित होकर मूत्र बनाते हैं। क्या करते हैं, मूत्र बनाते हैं, जो मूत्राशय से संग्रहित होकर भीतर से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप लोगों का 9वें का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, मैंने लिखकर बता दिया है। चलिए अब इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का 10वां क्वेश्चन है कि पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप लोग चित्र बना लेंगे जो 4 नंबर का है। इसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है कि 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो 6 नंबर का है। चलिए मैं आप लोगों को इन पर टिप्पणी लिखकर बता देता हूँ, यहाँ से आप लोग 6 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए पहला फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर आया हुआ था लसिका। तो करना क्या है, हेडिंग डाल देना है लसिका यहाँ पर, जो कि देखने में अच्छा लगे। उसके बाद लिख देंगे लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र से बनता है। किससे बनता है, लाचिका तंत्र से बनता है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह रक्त प्लाज्मा से बनता है, जो रक्त वाहिकाओं की दीवारों से रिश्ता है और उत्तकों के बीच खाली जगह पर भर जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का पहला का आंसर हो गया, लसिका हो गया। दूसरा है फ्रेंड्स पोषी स्तर, और तीसरा है फ्रेंड्स कचरा प्रबंधन। तो दूसरा आप लोग डाल देंगे यहाँ पर, चला गया। इसके बाद इसके बारे में लिखेंगे पोषी स्तर, यानी मतलब टॉपिक लेबल होता है। खाद्य पदार्थ या आहार श्रृंखला में ऊर्जा के प्रवाह का एक चरण होता है, जहाँ जीवों को उनके भोजन या आहार व्यवहार के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक पोषी क्या होता है, स्तर में जीव एक दूसरे को खाते हैं। प्रत्येक पोषी स्तर में जीव एक दूसरे को खाते हैं। ऊर्जा एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित होती है। तो इस प्रकार क्या है, आप लोगों का ये पोषी वाला हो गया। तो 11वें का क्वेश्चन भी दोनों, इसमें किसी 2 टिप्पणी पर लिखना था, दोनों को मैंने लिखकर बता दिया। मैंने पूरा पेपर आप लोगों को सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोगों का आज का जो पेपर था फ्रेंड्स, जिसका कोड था 801 KM, अंक आप लोगों को 70 अंक का था। तो चलिए फ्रेंड्स ऐसे ही और इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए